स्वागत करते हैं अरविंद केजरीवाल जी आपका। और बेसब्री से जनता इंतजार भी कर रही थी और बहुत शुक्रिया। आप पंजाब में कैंपेन कर रहे थे, आपने समय निकाला, आप आए, बहुत शुक्रिया मंच पे आने के लिए। सब लोगों को हेलो 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 जी हेलो माइक ठीक है। हेलो सब लोगों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। अरविंद जी, अरविंद मतलब कमल। और विडंबना ऐसी है कि दिल्ली में अरविंद जी की लड़ाई उस पार्टी से है जिसका चुनाव चिन्ह कमल होता। आज चूंकि दिल्ली की बात मैं नहीं करूंगा, मैं पंजाब की बात करना चाहता हूं। आप आज मुक्तसर में थे और वो बादलों का गढ़ है। आपने रैली की, इलेक्शन कमीशन की टीम चंडीगढ़ में वो भी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। आप बहुत दिनों से पंजाब में हैं। पंजाब की लड़ाई आपके लिए ज़रूरी है और बहुत सारी संभावनाओं के साथ है। अभी तक जो आपने देखा जाना समझा है, आपको पंजाब देखिए, जब से पंजाब बना है 1966 में बना था, तब से लेके आज तक 25 साल पंजाब पे कांग्रेस ने राज किया। 19 साल बादल परिवार ने राज किया। ये सब में छोटा नहीं होता, लेकिन आज पंजाब की हालत बहुत ख़राब है। तो हम तो लोगों को यही बोल रहे हैं, भाई जिन लोगों ने 25 साल राज किया और वो 25 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो अगले 5 साल में तो वो कुछ कर नहीं सकते। जिन लोगों ने 19 साल राज किया और वो 19 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो अगले 5 साल में तो कुछ कर नहीं सकते। तो जब आपने उनको 25 साल मौका दिया और इस पार्टी को 19 साल मौका दिया, एक 5 साल हमें भी दे के देख लो। लेकिन चन्नी साहब तो कहते हैं कि अरविंद जी जो कह रहे हैं वो तो चुनाव के बाद होगा, मैं तो अभी कर दूंगा। आप क्या घबरा रहे हैं? अगर कर देते तो बहुत अच्छा था। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं पंजाब गया, मैंने कहा भाई दिल्ली में हमने लोगों के बिजली के बिल 0 कर दिए, बिजली 24 घंटे कर दी। अगर पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब में भी हम लोगों के बिजली के बिल 0 करेंगे और बिजली 24 घंटे करेंगे। मेरे वहाँ से आने के बाद चन्नी साहब ने ऐलान कर दिया कि बिजली के बिल आज से सबके 0 हो गए। अब आप कल अपनी टीम भेज के जरा न्यूज़ एक्स की वहाँ पूछवा लो कितनों के बिल 0 हो गए। 3 महीने हो गए ऐलान किए हुए, तो एक भी ऐलान उनका लागू नहीं हो रहा। जैसे कैप्टन साहब ने पहले ऐलान किया था, मैं जॉब्स दूंगा, मैं बुढ़ापा पेंशन बढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब चन्नी साहब नए नए ऐलान लेके आ रहे हैं, वो भी एक भी ऐलान अभी तक उनका जो है वो ज़मीन पे पूरा नहीं हुआ। तो मेरे को तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब की जो है वो एक खटारा बस की तरह है, जो चंडीगढ़ से अमृतसर के लिए निकली, उसके टायर पंचर हैं, इंजन जर्जर हो चुका है, रास्ते में रुक गई, तो फिर उन्होंने अपना ड्राइवर बदल दिया, कैप्टन साहब हटा के चन्नी साहब ले आए। लेकिन वो बस तो खटारा ही है, चलेगी नहीं। उसके कंपैरिजन में आम आदमी पार्टी है, उसकी नई वॉल्वो बस है, एसी बस है। एक मिनट मेरी बात, नई बस है, एसी बस है, वॉल्वो बस है, और वो फ्री में लेके जा रहे हैं। वो खटारा बस में जाने के पैसे लगते हैं और ये फ्री में लेके जा रहे हैं अपनी एसी वॉल्वो बस में। तो पंजाब के लोग तय कर लें कि फ्री में एसी वॉल्वो बस में जाना है कि उस खटारा में पैसे देके जाना है। आपने ये बात कही कि बस वोल्वो है, जो इशू कांग्रेस पार्टी उठा रही है, वो कह रही साहब बस की बात तो आपने करी है, लेकिन वो कह रही कि साहब जो वोल्वो बस है, अगर आप ही की उसमें, वो दिल्ली नंबर है और वहाँ वाली बस जो है वो पंजाब के। कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को कह रही है कि साहब आप बाहर से आए। बार बार जो टिप्पणी है, जो कैंपेन जो लगातार चल रहा है, वो इसी बात पर चल रहा है कि साहब आप दिल्ली से आए और हम तो पंजाब से ही। अरविंद जी, हेलो हेलो हेलो, तो ये एक बड़ा मुद्दा है वहां पर, जिस पर चन्नी साहब हमारे में बैठे थे। पंजाब के लोगों से सबसे पहले तो मैं बता दूं, इतना प्यार मिला है हम लोगों को। जब नई नई आम आदमी पार्टी बनी थी, पूरे देश में 4
सांसद पंजाब के लोगों ने बना के संसद में भेजे। उसके बाद 20 एमएलए हमारे केवल पंजाब के राज्य में हमारे बन के गए। पंजाब के लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली के लोग पंजाब जाते हैं, दोनों राज्यों के अंदर आना जाना काफ़ी ज़्यादा है। पंजाब के लोगों ने दिल्ली में आके देखा कि स्कूल कितने अच्छे हो गए, अस्पताल कितने अच्छे हो गए। अब पंजाब के लोग ये कह रहे हैं भाई हमें भी स्कूल ठीक करने हैं, मेरे को स्कूल ठीक करने आते हैं। वो बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल वालों को नहीं आते। मेरे को अस्पताल ठीक करने आते हैं, वो उनको नहीं आते। मेरे को बिजली मुफ्त देनी आती है, मेरे को बिजली 24 घंटे देनी आती है, मेरे को सड़कें ठीक करनी आती है। तो पंजाब के लोग कहते हैं हमें भी चाहिए। वो नहीं दे सकते, वो मैं दे सकता हूँ। कोई दिल्ली मॉडल से सीखेंगे, दिल्ली मॉडल से अच्छी अच्छी चीज़ें लेंगे, लेकिन उसके आधार पे एक पंजाब मॉडल बनाएंगे। लेकिन अरविंद जैसे एक मिनट, पंजाब में खेती होती है बहुत बड़े स्केल पे, दिल्ली में नहीं होती। पंजाब में इंडस्ट्री बहुत बड़े स्केल पे, दिल्ली में नहीं है। तो पंजाब की अपनी किस्म की समस्याएं हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली से सीख के हम लोग पंजाब में लागू कर सकते हैं। ये बिजली मुफ्त में देना, इसको लेकर कई बार सवाल होते हैं, सवाल है, चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य सेवाएं ज़रूरी हैं। अभी राघव मेरे पास थे तो राघव ने कहा था, इससे पहले पैनल उन्हीं का था, कि हम स्कूलों की स्थिति बेहतर कर देंगे, अस्पतालों की स्थिति बेहतर कर देंगे। और लाजमी सी बात है कि हर आदमी को उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन आपने कहा कि महिलाओं के खाते में हम 1000 रुपये हर महीने देंगे। पंजाब की समूची महिलाओं के खाते में 1000 रुपये क्यों देने चाहिए? जी, महिलाओं से पूछ लो उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर उनको अच्छा एक मिनट, हमारा देश जनतंत्र है जी। अगर पंजाब की महिलाएं कहें भाई देने चाहिए तो देने चाहिए, पैसा उन्हीं का है। अरविंद जी उनको मैंने दे रहे हिसाब हैं। लगाया है है ना? हिसाब ये है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में आती है और पंजाब की महिला तो को पैसा कहाँ से आएगा? हर महीने तो ये 12,000 करोड़ के आसपास की रकम बनती है। ये कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? मैं पूरा हिसाब देके जा रहा हूँ आज आपको। पंजाब का बजट 1,70,000 करोड़ है। पंजाब में अगर कोई भी सरकारी काम होता है, फ्लाईओवर बनता है, सड़क बनती है, तो आपके हिसाब से उसमें कितना % करप्शन होता होगा? लोग कहते हैं 40% होता है, 50% होता है, कोई कहता है 60% होता है। मैं कह रहा हूँ 20% मान लो। तो 1,70,000 करोड़ का 20% पैसा जो है वो इन नेताओं की जेब में चला गया। कितना? 34,000 करोड़। 34,000 करोड़। इसके अलावा रेते की माइनिंग है, वो तो चन्नी साहब के अपने हलके में ही हो रही है। ये राघव रेड मार के आया था उनके यहाँ। उनके अपने हलके के अंदर रेते की माइनिंग हो रही है और वो उस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इन्होंने रेड मारा, सारे देश की मीडिया ने उसको दिखाया, उसके बावजूद भी आज भी वो रेते की माइनिंग चल रही है। आप सोच सकते हो कि कितना मोटा पैसा वहाँ से जा रहा होगा। तो अगर मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक सारे रेते की माइनिंग कर रहे हैं, हमारे एस्टीमेट के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपया रेते की माइनिंग की चोरी रोक के कमाया जा सकता है। तो 54,000 करोड़ का हिसाब दे दिया। अभी मैंने 12,000 करोड़ ही दिए हैं महिलाओं को, अभी और भी काफ़ी है देने के लिए। ठीक है। रणजीत सिंह चन्नी जी भी मंच पे आए थे और कई चीज़ उन्होंने कहा, साहब जो उन्होंने रिश्ते वाली बात कही वो हमको बहुत कबूल नहीं, हमें अच्छा नहीं लगा। और वॉर ऑफ वर्ड्स जो है, जैसे आपके रंग को लेकर टिप्पणी की गई, ये बात तो बहुत स्वाभाविक है और नज़र आता है हमको, हम लोग भी जाते हैं पंजाब, कि लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। अब की बार शायद अकाली और नहीं, लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं है, कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में है। अभी हालत कांग्रेस की ये हो गई है, कांग्रेस एक सर्कस बन गई है। पंजाब कांग्रेस, सिद्धू साहब चन्नी साहब से लड़ रहे हैं, जाखड़ साहब सिद्धू साहब से लड़ रहे हैं, प्रताप बाजवा जाखड़ साहब से लड़ रहे हैं, फतेह चंद बाजवा प्रताप बाजवा से लड़ रहे हैं। और इनकी कैबिनेट मीटिंग में बता रहे हैं गुत्थम गुत्था होते हैं एक दूसरे से। ऐसे सरकार कैसे चलेगी? ऐसे लोगों को कैसे कोई वोट दे सकता है? कैसे अपना भविष्य 5 साल दे सकता है कोई? ऐसे लोग सरकार चलाएंगे? एक मुख्यमंत्री जो अपनी मर्जी का एज ही नहीं लगा सकता, वो मुख्यमंत्री क्या सरकार चलाएगा? आज मैं वो देख रहा था, वो बाई चांस चन्नी साहब का तो आज रैली हो नहीं पाई, कोई आया नहीं, गुरदासपुर में उनकी रैली होनी थी। लेकिन मैं उनका देखता हूँ, वो कहते हैं हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे। सिद्धू साहब कहते हैं हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे।
और जनता देख रही है कि हम करें किसकी सुने हम। केजरीवाल जी, एक चेहरे को लेकर बहुत बार ये बात उठती है। पहले तो पंजाब में ये भी एक चर्चा थी, हालांकि बहुत बार आम आदमी पार्टी ने क्लेरिफाई किया। कहा साहब ये भी हो सकता है कि केजरीवाल साहब पंजाब चले जाएं। केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला, तो मैं दिल्ली में ही रहूँगा। दिल्ली में ही। चन्नी साहब हो सकता है कि उस सिद्धू साहब से लड़ाई कर रहे हो, अपना एज ही नहीं तय कर पा रहे हो, लेकिन आपके लिए उनके पास है कि नकली एक नेरेटिव पंजाब में है नकली का, और वो लगातार चलने लगा है। वो कह रहे हैं कि नकली आम आदमी और असली आम आदमी, वो हाँ बिल्कुल, रोज ये साबित करना चाहते हैं कि वो असली आम आदमी है। वो कहते हैं कि मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है। केजरीवाल को कहाँ गिल्ली डंडा खेलना आता है, मैं असली आम आदमी हूँ। वो कहते हैं मेरे को कंचे खेलने आते हैं, केजरीवाल को कंचे खेलने नहीं आते, मैं असली आम आदमी हूँ। वो कहते हैं मेरे को टेंट लगाना आता है, मेरे को गाय का दूध निकालना आता है। मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मैं मानता हूँ। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं। मेरे को टेंट लगाना नहीं आता, मेरे को 24 घंटे बिजली करनी आती है। अब पंजाब के लोग तय करेंगे कि उन्हें गिल्ली डंडा खेलने वाली सरकार चाहिए कि स्कूल और अस्पताल बनाने वाली सरकार चाहिए। एक बुनियादी सवाल और है। अब एक जिस तरह से वो कर रहे हैं ना, थोड़ा सा मजाक सा भी बनने लग गया। मतलब ड्रामेबाजी की भी हद होती है। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे को टेंट लगाना आता है। एक अभी इंटरव्यू चल रहा था, उसमें आप ही का था या पता नहीं किसका था, इंटरव्यू में मैंने देखा वो कह रहे थे कि मैं तो 24 घंटे लोगों से मिलता हूँ। हमारे साथ मंच पर ही थे। आप ही थे? हाँ मैं ही। आप ही थे? मैं ही। अच्छा, वैसे एंकर भी बड़ा प्रभावित लग रहा था उनकी बात से। मैं नहीं प्रभावित नहीं था, मैंने सवाल पूछा था और उन्होंने उसका जवाब दिया। एक मिनट, वो उनसे कुछ पूछा गया तो मैं हेलीकॉप्टर वाला सवाल पूछा था कि आप बच्चों को हेलीकॉप्टर के साथ लेके गए, कैप्टन साहब मिलते नहीं थे। उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो 24 घंटे लोगों से मिलता हूँ। मैं ड्राइंग रूम में मेरे लोग बैठे रहते हैं, मैं ड्राइंग रूम में मिलता हूँ, वरांडे में जाता हूँ वहाँ बैठे रहते हैं, मैं बाथरूम जाता हूँ वहाँ भी लोगों से मिलता हूँ। मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में ये पहला लीडर होगा जो बाथरूम में भी लोगों से मिलता है। तो ये तो मजाक ही है ना, ये क्या है। दूसरा फिर उनसे उसमें पूछा जी एनआरआईज के बीच में आजकल क्या माहौल है। कहते मैं तो खुद एनआरआई हूँ। तो उनसे पूछा आप कैसे एनआरआई हैं। बोले पहले मैं गांव में रहता था, अब गांव छोड़ के शहर आ गया तो गांव के लोग मुझे एनआरआई बोलते हैं। तो आज वो सोशल मीडिया पे मजाक चल रहा था। मिस यूनिवर्स को खिताब मिला तो मिस यूनिवर्स ने फ़ोन किया चन्नी साहब को, जी मेरे को मिस यूनिवर्स मिल गया। कहता ले मैं तो खुद ही मिस यूनिवर्स हूँ। फिर वो चन्नी साहब जेलों का मुआयना करने गए तो वहाँ एक कैदी मिला, उससे पूछा भाई तू क्यों कैद है। तो बोला जी मैंने जेब काटी थी। कहता ले मैं तो खुद जेब काटता हूँ। ये मजाक बना दिया इन्होंने सरकार लेकिन का। ये आप भी दिल्ली में जब चुनाव लड़े, आपने कहा मैं लड़ूंगा, शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ूंगा। आप चुनाव जीते, बड़ा चुनाव जीते, आपने सरकार बनाई। लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि हम अगर वोट कर रहे हैं स्टेट में, या अब ये भी ट्रेंड है देश में कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इस बात की बहुत चर्चा है। मान साहब भी मंच में आए थे, मैंने पूछा साहब सबसे सीनियर आप हैं, लोकसभा में भी आप हैं, आप क्यों नहीं उम्मीदवार बनते हैं। तो उन्होंने कहा साहब मैं कहूँगा नहीं, लेकिन अगर मुझे बना दिया जाएगा तो मैं बनना चाहता हूँ। ये बात मंच पर उन्होंने कही। खबरें आज ये भी थी कि कुछ किसान नेताओं से भी आप टच में हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ठीक है आप फेस हैं, कैंपेन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है पंजाब में तो उससे उसका चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा, क्योंकि लोग वोट देंगे उसको। नहीं हम ज़रूर बताएंगे, जल्दी बताएंगे। देखिए सीएम का जो अनाउंसमेंट होता है वो सबसे क्रिटिकल होता है, और वो उस अनाउंसमेंट के बाद आपका चुनाव नीचे नहीं जा सकता, उसके बाद तो चुनाव को आंधी बनना पड़ता है। तो अगर हमने ज़्यादा जल्दी अनाउंस कर दिया और उसके बाद चुनाव अगर डिप करता है तो फिर चुनाव उठाना मुश्किल हो जाता है। सो वी विल डू इट मच क्लोजर टू इलेक्शंस। यानी कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने मुख्यमंत्री ये उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। बिल्कुल करेगी। एक सवाल ये भी होता है कि मुख्यमंत्री अक्सर उत्तर भारत में अगर आप अपना मुख्यमंत्री तय करते हैं तो आप देखते हैं कि फलां जाति का होना चाहिए, उसका वोट इतना है।
या फलां मज़हब का होना चाहिए, उसका वोट इतना है, आगे फ़ायदा होगा। पंजाब में अपना सीएम चेहरा तय करते समय क्या आप इस बात को ध्यान में रखेंगे? बहुत अच्छी चीज़ ये है, पंजाब बहुत सेक्युलर जगह है जहाँ जात पात धर्म ये सब नहीं चलता। गुरुओं की धरती है पंजाब, और गुरुओं ने इन सब चीज़ों के अलग इंसानियत का धर्म सिखाया है सबको। तो जिसको भी देंगे, जिसको भी पंजाब के सीएम चेहरा बनाएंगे, वो ऐसा व्यक्ति होगा जो हर पंजाब के इंसान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, जात पात धर्म से ऊपर उठ के पूरे पंजाब के विकास के लिए काम करेगा, ईमानदार होगा, मेहनती होगा, जज्बाती होगा। ठीक है, क्या किसी मौके पर, क्योंकि बीच में बड़े थे, अब तो खैर सिद्धू साहब आए थे और आपके घर के सामने उन्होंने प्रदर्शन भी किया, क्या कोई ऐसा फेस था जब आप बातचीत कर रहे थे? पिछले चुनाव में भी बहुत चर्चा थी, इस बार भी बहुत शुरुआत में चर्चा थी कि सिद्धू साहब बहुत नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से, हो सकता है केजरीवाल साहब के पास नहीं, अगर हमने बात की होगी तो आपको थोड़ी बताएंगे। मतलब बात हुई थी अगर आप मैं आपको नहीं बताऊंगा। जाहिर सी बात है। एक सवाल आता है आपके लिए कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली पूरा राज्य नहीं है और समूचे सूबे को चलाने का एक अलग अनुभव होता है। दिल्ली जैसे सूबे से पंजाब में आना, पंजाब को चलाना, ये कुछ दूसरे तरह खेल है, टेढ़ी खीर है। अरविंद केजरीवाल इसके लिए नहीं, अनुभव नहीं उनके पास। ये सवाल आपके विरोधी करते हैं। मेरे पास भ्रष्टाचार करने का अनुभव नहीं है, मेरे को रिश्वत लेनी नहीं आती, मेरे को रिश्वत लेनी नहीं आती। बाकी स्कूल यहाँ भी ख़राब थे, यहाँ ठीक किए, स्कूल वहाँ भी ख़राब है, वहाँ भी ठीक कर देंगे। अस्पताल यहाँ भी ख़राब थे, यहाँ भी ठीक किए, वहाँ भी ठीक कर देंगे। कई सारे मुद्दे सेम हैं, कई नए मुद्दे हैं, वो वहाँ पे सीखेंगे, सबके साथ मिल के साथ काम करेंगे। ठीक है, केजरीवाल एक ही चीज़ है, नीयत साफ़ होनी चाहिए। एक ही क्वालिटी चाहिए नेता के अंदर, नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर अच्छी नीयत है तो उस सब्जेक्ट को जानने वाले तो बहुत हैं समाज के अंदर, उनके साथ मिल के समझ लो उस टॉपिक को। अब जब हमने दिल्ली में सरकार बने, हमें कौन सा बिजली चलानी आती थी, हमें कौन सा स्कूल चलाने आते थे, हमें कौन सा अस्पताल चला, हमने सीखा लोगों से, नीयत साफ थी। 24 घंटे यही था भाई कैसे ठीक करें। अब हमें कौन सा खेती आती है, हमें कौन सा इंडस्ट्री आती है। पंजाब भी जब चलाएंगे तो खेती करने वालों के साथ बैठेंगे, इंडस्ट्री चलाने वालों के साथ बैठेंगे। ठीक है, केजरीवाल विपक्ष को लेकर बहुत सारी उलझने हैं, कंफ्यूजन है। ममता दीदी ने एक बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल में जीता, अब वो लगातार अपोजिशन के लीडर्स को भी एक कर रही हैं, मुलाकात कर रही हैं। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये बात मानते हैं कि अगर दिल्ली से बाहर, चाहे उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो, एक स्टेट आप और जीतते हैं तो विपक्ष में जो कद है वो आपका सबसे बड़ा हो सकता है। मेरा कद 5 फुट 4 इंच है, इतना ही रहेगा। चाहे हम कोई चुनाव जीते या ना जीते, मैं छोटा आदमी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ। मेरा बस एक ही मकसद कि देश आगे बढ़ना चाहिए, देश मेरे लिए सबसे जरूरी। अरविंद जी, कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस की एक जगह है और कांग्रेस को हाशिए पे डालने के लिए बहुत सारी पार्टियां लगी हुई हैं। 2024 के बाद देश की राजनीति में विपक्ष की मुख्य भूमिका में कोई पार्टी अपने आप को देखे तो कई दल है उसमें। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में वो दमखम है, अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में वो बात है कि वो जगह ली जा सकती है। उसके कहने का आशय ये था। मुझे लगता है कि मेरा कोई मकसद नहीं है किसी पार्टी को हराने का, किसी पार्टी को जिताने का, किसी को तोड़ने का, किसी को जोड़ने का। ये सब हमें आता नहीं है और ना हमने किया और ना हमें करना। हमारा केवल और केवल एक ही मकसद है कि देश कैसे आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ना चाहिए। आज देश के सामने ढेरों समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, संप्रदायवाद है, शिक्षा है, गरीबी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और बड़ा दुख होता है कि 70-75 साल की आज़ादी के बाद भी आज देश इस मुकाम पे खड़ा है। मेरे को लगता है कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, भारत के लोगों में बहुत स्किल है, भारत के लोगों में बहुत टैलेंट है। हमारे देश की राजनीति खराब है, तो जिसको भी मौका दे देश की जनता, उसे देश के बारे में सोचना चाहिए। ये जोड़ तोड़ की राजनीति हमको नहीं आती। ठीक है, आप हालांकि पंजाब पे कंसंट्रेट है, लेकिन संजय सिंह साहब लगातार उत्तर प्रदेश में, आप भी गए हैं, आगे भी दौरे होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव को इस बार आप कैसे देखते हैं और आम आदमी पार्टी का उस चुनाव में रोल क्या रहेगा? हालांकि आप लोगों ने कहा हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो मुलाकातें हुई अखिलेश यादव से संजय जी की, वो भी उसके भी कई मायने निकाले गए। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर हमें एक मौका मिला, दिल्ली की जनता ने मौका दिया हमें। 5 साल के अंदर हमने काफ़ी काम करके दिखाया।
अब उसी को लेके हम जगह जगह जा रहे हैं। या तो उस राज्य की सरकारें काम करना अच्छा कर दें, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और या फिर हम जाके लोगों को बता रहे हैं भाई हो सकता है ये, जानबूझ के इन लोगों ने अपने को गरीब रखा हुआ है, जानबूझ के स्कूल खराब रख रखे हैं, जानबूझ के अस्पताल खराब रख रखे हैं। दिल्ली में करके आए हैं, 5 साल में कर दिया, इन्होंने 75 साल में भी नहीं किया। तो ये मैसेज हम सब जगह लेके जा रहे हैं, जहाँ जनता हमें मौका देगी वहाँ हम काम करेंगे। इस मैसेज के साथ आपकी ज़मीन कहीं सबसे मजबूत है तो पंजाब है, और बहुत सारी संभावनाओं के साथ इस बार आप हैं। पंजाब में एक समीकरण बदला है, वो ये है कि कैप्टन साहब कांग्रेस से अलग हुए हैं, वो बीजेपी के साथ हैं। कैप्टन एक कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के, अब पार्टी से हटने के बाद, संगठन से हटने के बाद उनकी अपनी ज़मीन कितनी मजबूत आज की तारीख में है कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कैप्टन और बीजेपी का जो अपना गठबंधन है उसको आप कैसे देखते हैं? उनके पास एजेंडा क्या है? वो क्या कह रहे हैं कि अगर उनको हमें वोट दो हम ये करेंगे, क्या करेंगे वो? ये तो आपको बेहतर पता होगा ना। हाँ, मुझे क्या पता, मेरे को भी नहीं पता। अगर आपको पता चले तो मुझे भी बता देना। ठीक है, प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि भाई जो तीनों कानून हैं उसको रिपील कर रहे हैं। तब तक पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब के परिवेश में बात करूंगा, ये एक बड़ा कैंपेन था। सिंघू बॉर्डर पर लोग बैठे हुए थे और यहाँ से ही गए हैं, यहीं से हम लोग भी जाते थे। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है, आपके भी लोग वहाँ रहते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे। क्या आपको लगता है ये एक मुद्दा था जो अब विपक्ष से छूट गया है और खत्म हो गया, या अभी भी मानते हैं आप कि जो किसान थे वो अपना मन बना चुके हैं, चाहे जिस पार्टी के लिए बनाया हो? मुझे नहीं लगता, मतलब उन्होंने तीनों कानून वापस लिए, ये कोई बीजेपी ने चैरिटी की है, ऐसा नहीं है। किसानों का संघर्ष इतना तगड़ा था और वो मतलब या तो जिए मरेंगे और या फिर लेके जीत के जाएंगे, इस वाले मोड में थे। इस वजह से बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके सामने झुकना पड़ा। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बीजेपी ने कोई उनके ऊपर वो करके चैरिटी कर दी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इससे कोई कहीं भी फ़ायदा होने वाला है। अगर बीजेपी 700 किसान शहीद हो गए, 700 किसानों की शहादत के बाद आज अगर बीजेपी 1-1.5 साल के बाद अगर इसको बिल्स वापस ले रही है तो क्या फ़ायदा हुआ? तो अगर ये बीजेपी यही बिल 1 साल पहले जैसे किसान आए थे, किसानों को बुलाती और बिल वापस ले लेती, तो लोग सोचते हैं हाँ बीजेपी ने एक तरह से जनता की आवाज़ सुनी। अब तो उन्होंने पूरी कोशिश की, वाटर कैनन चलाए, षड्यंत्र रचे, 700 किसान शहीद हो गए, अब जाके उन्होंने वापस लिया क्योंकि चुनाव आ गए। इसका मतलब आप मानते नहीं? मुझे नहीं लगता उनको कोई फ़ायदा होगा। अरविंद जी, किसान आंदोलन का जिक्र चल रहा है, क्योंकि आप स्टडीज़ बहुत अच्छे हैं और आपके फैसले जो होते हैं बहुत सोचे समझे होते हैं। अभी आपने कहा कि चुनाव के आने पहले मैं नाम का ऐलान करूंगा मुख्यमंत्री पद का। एक चर्चा बड़ी गर्म है कि बलबीर सिंह राजेवाल जो किसान संयुक्त मोर्चा के बड़ा चेहरा है, संगठन भी उनको बहुत अच्छे से आता है, वो आम आदमी पार्टी में आएंगे। सिद्धू जी का भी है जी, सिद्धू जी का भी नाम चल रहा है कि वो आम आदमी पार्टी में आएंगे। ये तो मैं नहीं कह रहा। बाजवा साहब का भी चल रहा है। सो अभी कई सारे नाम चल रहे हैं, समय आने दीजिए। अब यहाँ पे एक्सक्लूजन का प्रोसेस नहीं करते कि ये है क्या, फिर ये है क्या, फिर ये अच्छा ये है। अब राघव कह रहे थे, हालांकि उनसे ये जरूर कहा गया था कि आप संख्या बताइए कि 117 सीटें हैं तो उसमें से कुल कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को आएंगे, तो उन्होंने 3/4 अरविंद केजरीवाल इस बारे में अपनी कोई राय, अपना अनुमान बताएंगे? जो पंजाब की जनता हमें मैंडेट देगी वो हमारे सर माथे पे। अरविंद जी, एक बड़ा सवाल, वो क्लैरिटी के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पंजाब में आपकी टीम पूरी ताकत से लगी हुई है, वो गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज़्यादा। गोवा में संभावना है पंजाब के बाद कहीं ज़्यादा मुझे दिख रही तो गोवा है। पंजाब आप पूरी ताकत से हैं, पंजाब को पूरा समझ रहे हैं। पिछली बार की गलतियों से भी आपने सबक लिया होगा, लाजमी है कि उस समय भी संभावनाएं बहुत थी, लेकिन कहाँ चूक हो गई ये सब कुछ आपने देख लिया होगा। अभी आप हैं। एक सवाल कि क्या इस बार अरविंद केजरीवाल को लगता है कि पंजाब में उनकी सरकार तयशुदा तौर पे है अगर चीज़ें ऐसी रह जाएं तो? देखिए, पंजाब के लोग बदलाव चाह रहे हैं। पंजाब में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, लोग इतने अच्छे हैं और उसके बावजूद पंजाब आज इस हालत में है। पंजाब का युवा जो है पंजाब छोड़ छोड़ के विदेशों में जा रहा है। ढेरों युवा जो हैं वो नशे में
डूब चुके हैं, इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के पंजाब की बाहर जा रही है, भ्रष्टाचार का बुरा हाल है, व्यापारियों को डराया धमकाया जाता है, बहुत बुरा हाल है पंजाब में। तो पंजाब बदलाव चाह रहा है। जैसा मैंने कहा कि उन्होंने 25 साल कांग्रेस को दिए, 19 साल बादलों को दिए, अब पंजाब को उम्मीद आम आदमी पार्टी से है। सो मैं समझता हूं कि पंजाब के लोग अच्छा मैंडेट देंगे आम आदमी पार्टी को। सर, जो पिछला चुनाव था वो भी हमें याद है, उस वक्त भी जो कैंपेन था आपका, वो एक अच्छा बड़ा कैंपेन चल रहा था और लोग इस बात को कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बन रही है। लेकिन लास्ट मोमेंट में ऐसा नहीं हुआ। मतलब आउट ऑफ 180 पीपल्स यूज्ड टू से कि हाँ केजरीवाल साहब की सरकार बन रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट में गड़बड़ी हुई। इस बार भी एक बड़ा तबका है जो कह रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अच्छी मैंडेट्स बनने जा रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट में पिछली बार आपको अगर याद होगा, आपकी भी जानकारी में होगा कि लास्ट मोमेंट में चीज़ें बदली थी। पिछली बार से सीखेंगे, सीख रहे हैं। हमने भी काफ़ी एनालिसिस की कि पिछली बार क्या क्या गलतियां हुई। कुछ षड्यंत्र हमारे विपक्षी और विरोधियों ने भी रचे जिसकी वजह से हमारे को नुकसान हुआ। उन सब चीज़ों से सीख के इस बार स्ट्रैटेजीज़ बनाई जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है आपका गोवा, और गोवा में भी पार्टी लगातार अपनी मौजूदगी, वहाँ जो चुनाव कैंपेन है उसको आपने बढ़ा रखा है। गोवा की स्थितियाँ इस बार जो हैं वो मुझे लगता है कि त्रिकोणीय हैं। उसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है। गोवा में अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी के लिए कितनी गुंजाइश, कितनी संभावना? मामला गोवा में भी वैसे ही है जैसे पिछली बार गोवा में गोवा के लोगों ने 17 सीट दी कांग्रेस को, नंबर 1 पार्टी बनाया। बीजेपी को शायद 12 सीट दी, 13 सीट दी, और कांग्रेस में 17 में से अब लेटेस्ट काउंट ये है कि शायद 14 लोग बीजेपी में जा चुके हैं। तो लोग कहते हैं यार फिर कांग्रेस को वोट देने का मतलब तो बीजेपी को ही वोट दे दो सीधा, वो क्या फ़ायदा है? मतलब जो कांग्रेस को दोगे वो जाएगा बीजेपी में। तो कांग्रेस को लोग वोट नहीं देना चाहते। बीजेपी को अब 10 साल से सरकार चल रही है, बीजेपी की बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी से बहुत परेशान हो चुके हैं लोग, रोज़ नए नए स्कैंडल निकल रहे हैं बीजेपी के, बीजेपी से भी बहुत नाराज़ हैं। तो वही जो बदलाव की उम्मीद है वो आम आदमी पार्टी से ही नज़र आती है। ठीक है केजरीवाल साहब, एक बड़ी बहस, क्योंकि आप दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ रहे हैं, नेशनल फिगर हैं, दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, राष्ट्रवाद पे एक लंबी बहस छिड़ी हुई है देश के अंदर। आपका अपना टेक क्या है उसमें? हर आदमी को देशभक्त होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अपने देश पे गर्व होना चाहिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हर आदमी को तैयार होना चाहिए, और ये भावना कूट कूट के भरी होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरे से नफ़रत नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। हर भारतीय दूसरे भारतीय को प्यार करे, मदद करे, और हर भारतीय दूसरे देश के लोगों को भी प्यार करे, मोहब्बत करे। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश में एक लड़ाई है, और लड़ाई जो है वो कभी वो अयोध्या से काशी तक जाती है और कभी वो जिन्ना, गन्ना, बुआ, बबुआ तक पर आती है। बहुत तरह के नैरेटिव्स हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ा स्टेट भी है, आपकी पार्टी भी वहाँ है। जाहिर है कि आप अपनी लंबी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में हैं और आपको वहाँ लंबा काम करना है। जो भी आप अलायंस करेंगे और जो भी नैरेटिव आप उत्तर प्रदेश में रखेंगे, आप इस बात का ख्याल करेंगे कि आपको लंबा जाना है और आपके ऊपर कोई सवाल ना हो कि आपने इस तरह के समझौते किए या इस तरह की चीज़ें की। आपको कैसे पता कि हम अलायंस कर रहे हैं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। हम कोई अलायंस नहीं कर रहे हैं, ये हम मान लें। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। ठीक है सर, क्योंकि राणा सर ने बात करी काशी की, अयोध्या की, ये विजुअल्स हैं, आज कहीं राजनीति से दूर नहीं है, भले ही आदमी उस पर वोट ना मांगे, लेकिन ये पार्ट ऑफ रूटीन भी हो गया है। जब बहुत ज़्यादा अयोध्या हमने देखा चल रहा था, उसके बाद एक बिल्कुल रेप्लिका आपने भी दिल्ली में बनाया, आपने भी पूजा करी। तो एक, क्या आप मानते हैं कि अब ये सारी चीज़ भी एक मैसेजिंग का पार्ट है पॉलिटिक्स में, और लोग देखना चाहते हैं, लोग अच्छा महसूस करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो उस चीज़ों से जुड़ रहे हैं जिससे लोगों की आस्था है?
अगर मैं हिंदू हूँ और हिंदू होते हुए भगवान राम की पूजा करता हूँ तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती कोई आपत्ति नहीं। है? वही कर रहा हूँ बस मैं अयोध्या गया, पता नहीं ऐसी क्या आफत आ गई, सारे गालियाँ देने लग गए मेरे को ये कि अयोध्या क्यों जाता है, अयोध्या क्यों जाता है, अयोध्या क्यों जाता है। हमने दिवाली मना ली तो कहते हैं दिवाली क्यों मनाता है, दिवाली क्यों मनाता है, दिवाली क्यों मनाता है। तो मैंने गलती क्या करी? मैंने किसी को भी किसी दूसरे धर्म के बंदे के खिलाफ कुछ करने के लिए नहीं उकसाया, मैंने कोई नफ़रत का मैसेज नहीं दिया, मैंने सब लोगों को ये प्यार और मोहब्बत का ही मैसेज दिया। हम दिल्ली के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवाते हैं अयोध्या की, बताओ क्या गलत करते हैं? इतनी गालियां देते हैं ये विपक्ष वाले कि केजरीवाल यात्रा क्यों कराता है, अयोध्या की यात्रा क्यों कराता है, अयोध्या क्यों जाता है, इसमें गलत क्या है? हम तो अच्छा सिखा रहे हैं। मेरी नज़र में कई लोग ये हिंदुत्व की वो करते हैं, मेरी नज़र के अंदर हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व है भगवान राम ने रामायण के अंदर अपनी जो वाणी कही, जो उनके वचन है, जो उन्होंने संदेश दिया, जो उनके जीवन से प्रेरणा है, वही हिंदुत्व है बस। इसके अलावा कुछ भी हिंदुत्व नहीं है। फिर भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, इतनी करुणा और प्यार था उनके दिल में। वो देख रहे थे कि शबरी वो चख रही है बेर और उनको दे रही है, उसके बावजूद उन्होंने उसके झूठे बेर खाए और मुस्कान के साथ खाए। और ये लोग दलितों का लिंचिंग करते हैं और कहते हैं हम हिंदुत्व कर रहे हैं। ये हिंदुत्व नहीं है। भगवान राम ने 14 साल का वनवास, शाम का टाइम है, सुबह भगवान राम सिंहासन पे बैठने वाले हैं और शाम के टाइम अचानक उनको बुलावा आता है, महाराज दशरथ आपको महल में बुला रहे हैं। कि कई उनको कहती है कि इन्होंने वादा किया था, अब आप 14 साल के लिए जाइए। भगवान राम के साथ अयोध्या की पूरी जनता थी, उनके साथ पूरी जनता थी। 1 मिनट में भगवान राम कहते मैं नहीं जाता, और अगले दिन उनको राज मिल जाता, राजा बन जाते। फिर राम राजा तो बन जाते लेकिन राम भगवान नहीं बनते, राम नहीं होते। मर्यादा पुरुषोत्तम इतना बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी। तो ये ऐसे भगवान राम हमारे अगर भगवान हैं तो हम किसी से नफरत कैसे कर सकते हैं, लिंचिंग कैसे कर सकते हैं? ये सब ठीक नहीं है, ये हिंदुत्व नहीं है, ये राजनीति है, गंदी राजनीति है जो ये लोग कर रहे हैं। अरविंद जी, बहुत दिलचस्प मोड़ पे आप आ गए हैं। आपको शबरी के जीवन में हिंदुत्व दिखता है, राम के वनवास में हिंदुत्व दिखता है, हिंदुत्व यही है। लेकिन राहुल गांधी के लिए हिंदू ठीक है, हिंदुत्व ठीक नहीं। मेरे को समझ नहीं आता, वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा है हमसे, तो वो जो बोलते हैं मेरे को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। मैंने वो 4-5 बार वीडियो देखने की कोशिश की, मुझे नहीं समझ आया कि वो। एक लंबी बहस पिछले जब से एसआईटी की रिपोर्ट आई है लखीमपुर की, जिसमें माना गया है कि हाँ भाई टेनी साहब के जो बेटे थे वो इन्वॉल्व थे। एक लंबी बहस है कि उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा। क्यों नहीं हुआ? बीजेपी से पूछो। वो कह रहे हैं मेरे हाथ में होता अभी शाम तक इस्तीफा ले लेता। इस्तीफा नहीं लेता, मैं कड़ी से कड़ी सजा उसके बेटे को दिलाता जिसने कुचल दिए हमारे किसान। और शाम तक उसका, बीजेपी की क्या मजबूरी है कि वो इस्तीफा नहीं ले रहे। आप होते तो 1 घंटे में इस्तीफा ले लेते। मैं होता तो छोड़ो, लेकिन बीजेपी की क्या मजबूरी है? बीजेपी से पूछना वो क्या कह रहे हैं। बीजेपी से पूछा आप लोगों ने? बिल्कुल पूछा। क्या कहते हैं वो? बीजेपी ने कहा कि साहब एसआईटी भी हमारी सरकार ने बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई है, इसलिए हम इस्तीफा ले। ले और एक तर्क और भी दिया कि पिता के ऊपर कोई आरोप नहीं, जो भी आरोप है वो पुत्र पर है, आप जोड़ के मत देखिए। पिता गृह मंत्री है, पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, पिता जांच होने देगा? ये तो शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने यहाँ तक जांच पहुँचा दी, नहीं तो उन्होंने तो जांच का कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनकी क्या मजबूरी है? इनके पास 130 करोड़ लोगों के अंदर कोई दूसरा आदमी नहीं मिल रहा जो गृह मंत्री बन जाए। इसी के साथ क्यों कर रहे हैं? अरे छोड़ दो, थोड़े दिन के लिए हटा दो उसको, वो कोई और आ जाएगा। अरविंद जी, आप कहे तो ठीक रहे हैं, और ये वाजिब से सवाल है, वाजिब से बात भी है कि अगर आरोप है और आप गृह मंत्री हैं और गृह मंत्रालय के तहत पुलिस आती है तो लाजमी सी है बात है कि सरकार को, पार्टी को सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं
लेकिन मैं आपको पंजाब में रखना चाहता हूँ। पंजाब इसलिए कि पंजाब में संभावना में आपके लिए बहुत देख रहा हूँ और आपकी पार्टी के लिहाज से पंजाब बहुत उर्वर ज़मीन के साथ है। एक बात बार बार कही जाती है कि अरविंद केजरीवाल ने वहाँ गारंटी 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 दे दी है। आपने कितनी गारंटियाँ दे दी हैं? मैंने अभी एक तो गारंटी दी है कि हम बिजली, अगर हमारी सरकार बनी, दिल्ली की तरह बिजली बिल जीरो करेंगे, 24 घंटे बिजली करेंगे और पुराने बिजली के बिल माफ़ करेंगे। ये पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी है, पंजाब के अंदर हर गांव के अंदर एक क्लिनिक बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक की तरह, और जो सरकारी अस्पताल है वो ठीक करेंगे और नए सरकारी अस्पताल खोलेंगे। और जैसे दिल्ली में हर नागरिक को हमने ये सुरक्षा कवच दिया हुआ है कि अगर कोई भी बीमार होता है तो एक क्रोसिन से लेके उसका चाहे बड़ी से बड़ी सर्जरी हो 70-80 लाख की भी, वो सब फ्री होती है दिल्ली के सरकारी अस्पताल, वो सब वहाँ पे भी फ्री करेंगे हर इलाज। ये दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी है कि हर महिला को 1000 रुपये उसके अकाउंट में देंगे हर महीने, 18 साल से ऊपर की महिला को। चौथी गारंटी है कि स्कूल अच्छे करेंगे, शिक्षा अच्छी करेंगे। फिर अलग से हमने व्यापारियों को गारंटी दी है कि रेड राज खत्म करेंगे, ईमानदार सरकार लेके आएंगे ताकि लोग व्यापार अच्छे से कर सकें। इस तरह के आपकी जो अपनी राजनीति है, देखिए दो तरह से राजनीति होती है। एक होती है कि मुझे सत्ता में आना है, सत्ता में आकर सत्ता में बने रहना है, तो राज भोगना है। एक राजनीति होती है कि सत्ता में आना है, सत्ता को औजार के तौर पर इस्तेमाल करना है, बदलाव के लिए, समाज की बेहतरी के लिए। अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक मॉड्यूल तैयार किया है। मैं अगर पूरे हिंदुस्तान में देखूं तो नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, दो लोग ऐसे दिखते हैं जिनके पास विकास का अपना एक पैमाना है और उसका एक मॉड्यूल है। आने वाले समय में हिंदुस्तान चूँकि लगातार पढ़ने लिखने वाला समाज हो रहा है, नौजवान यहाँ के पढ़ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, सूचना क्रांति आ गई, हर बात जो है तुरंत आ जाती है आप तक। तो अब आने वाले समय में समाज जिस तरीके से अवेयर होगा, एक नया समाज हिंदुस्तान का होगा जो पुरानी सोच और पुरानी जकड़बंदियों से बाहर आएगा। अरविंद केजरीवाल का जो मॉड्यूल है ये आगे उस समाज के लिए बहुत मुफीद सा है, क्योंकि हिंदुस्तान में उसको ऐसा मॉड्यूल दिखेगा नहीं। मैं मतलब विश्लेषण के आधार पर आपसे पूछ रहा हूँ। आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, ये मॉड्यूल जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक उदाहरण के तौर पे है, और आने वाले समय में जो बदलाव मैं देख रहा हूँ सूचना क्रांति और नौजवान पीढ़ी के साथ साथ, ये वक्त हिंदुस्तान की कमान लेने और हिंदुस्तान की कमान थामने की तरफ का तो नहीं, मतलब तैयारी नहीं, हम कोई नेपोलियन नहीं है कि बेहतरी है इसमें, कोई कौन सी बड़ी बात है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप हिंदुस्तान। मैंने जैसे कहा कि मेरे सामने हमेशा देश है। हमने अन्ना आंदोलन से एक तरह से शुरू किया। अन्ना आंदोलन के वक्त भी हमारे सामने था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारा सपना है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं होने के लिए हमने कहा था भाई एक जन लोकपाल बिल बना दो। उस टाइम कांग्रेस बिल बना देते तो हम पार्टी नहीं बनाते, हम अपने घर चले जाते, हम खुश थे। उन्होंने कहा नहीं, पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो और खुद अंदर आओ और खुद बना लो। मैंने कहा ठीक है। फिर आम आदमी ने अपना चुनाव लड़ा और तो उस टाइम भी हमारे सामने देश था। फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 49 दिन की सरकार बनी। उस टाइम भी हमारे सामने जनता का भला और देश था। 49 दिन में हमने जो काम करे वो दिल्ली के लोगों ने देखे, कभी ऐसे काम नहीं हुए थे। ऐसा ज़बरदस्त माहौल था, उसको देख के जनता ने 67 सीट दे दी। और 5 साल फिर हमने ऐसे काम करे कि उसको देख के जनता ने दोबारा 62 सीट दे दी। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप देश के बारे में सोचोगे, जनता के बारे में सोचोगे, जनता आपको मैंडेट देगी। लेकिन अगर आप जोड़ तोड़ करके राजनीति करके सत्ता के बारे में सोचोगे, सत्ता कभी नहीं आएगी, कुर्सी आपसे भागेगी। आप जितना कुर्सी के पीछे भागोगे, कुर्सी आपको कभी नहीं मिलेगी। आप देश के बारे में सोचो, देश का भला करने के लिए फिर जो भी साधन की ज़रूरत है, ऊपर वाला आपको वो साधन जरूर देगा। ठीक है केजरीवाल साहब, क्योंकि लगातार आपके दौरे रहते हैं पंजाब में, हमने कई ऐसे देखा, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, सबसे आप मुलाकात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, यूथ से मिलते हैं। जो पिछला चुनाव था उसमें ड्रग्स बहुत बड़ा इशू था, जो पिछला चुनाव गया था। आप इतने लोगों से मिले, लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, यूथ से भी मिले, बिजनेस कम्युनिटी से मिले, सबसे मिले। 5 बड़ी चीज़ें
जो दिल्ली में आपने बताया कि हम हॉस्पिटल पे काम करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक पे काम करेंगे, एजुकेशन सेक्टर पे काम करेंगे, 5 बड़ी चीजें जिसके इर्द गिर्द इस बार पंजाब का चुनाव चलेगा। सबसे बड़ी एक ही चीज़ है, पंजाब बदलाव मांग रहा है। पंजाब में बहुत सारी समस्याएं हैं और वो समस्याओं का समाधान करने के लिए पंजाब कोई राजनीतिक पार्टी चाहता है। वो बदलाव कौन लाएगा पंजाब के अंदर? वो लोग ये देख रहे हैं कि केवल आम आदमी पार्टी लाएगी। इन्होंने दिल्ली के अंदर जब इनको मौका मिला, इन्होंने दिल्ली में अच्छा काम किया। अब अगर हम पंजाब में इनको मौका देंगे तो पंजाब में भी अच्छा काम करेंगे। समस्याएं बहुत हैं, खेती की समस्या है, किसान दुखी है, मजदूर की समस्या है, मजदूर दुखी है, इंडस्ट्री की समस्या है, इंडस्ट्री दुखी है, व्यापार की समस्या है, व्यापार दुखी है, नशे में यूथ नशे में डूबा हुआ है, उसके पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार की समस्याएं, महिलाएं दुखी हैं, टीचर दुखी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर दुखी हैं, आशा वर्कर दुखी हैं, होमगार्ड दुखी हैं, गांव का चौकीदार दुखी है, गांव के सफाई कर्मचारी दुखी हैं, गांव का नंबरदार दुखी है, गांव के सरपंच दुखी हैं। कितनी समस्याएं गिनाऊं? समस्याएं बहुत है। उन समस्याओं का समाधान करने वाली कोई अच्छी नीयत की पार्टी चाहिए। इसकी कोशिश अरविंद केजरीवाल पंजाब में कर रहे हैं। जीवन में कुछ ना होना कुछ और होने का कारण बन जाता है। आपने कहा कि लोकपाल में कांग्रेस ऐसे बिल लेकर कानून बना दी होती तो अरविंद केजरीवाल यहाँ नहीं होते। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक इत्तेफाक कहते हैं इसको। और जिस तरह के सवालों को लेकर के पंजाब में जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पंजाब में भी ऐसा ही कोई इत्तेफाक हो। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप आए, आपने हमारे सवालों का जवाब बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल साहब आप आए और आपने कीमती समय निकाला और पंजाब से लेकर देश तक बेबाकी से आपने अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया केजरीवाल साहब। थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.